जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 यानी कि 23वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। और इससे पहले यदि आपने री एग्ज़ाम से रिलेटेड पिछले 22 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले क्लासेस में कवर किए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। साथियों, यहाँ पर हम आज की क्लास में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो उनमें से कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण छवि क्या है। यहाँ पर एक हमें एक्स नाम का प्रश्न दे रखा है, यानी आकृति है, और आपके सामने दाईं ओर ये दर्पण रखा है और इसकी हमें सही दर्पण छवि बतानी है। तो दोस्तों, इसको हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 10 एक प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है प्रश्न कह रहा है निम्न प्रश्न में एक डॉट के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर प्यारे दोस्तों डाइस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यानी पासे का एक अच्छा प्रश्न है। इसमें हमें बताना है कि डाइस में जो एक डॉट होगा उसके विपरीत क्या होगा। तो आज की क्लास एक प्यारी सी क्लास रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। इससे पहले हमेशा की तरह एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं और वो भी निःशुल्क पीडीएफ, तो प्रैक्टिस करने के लिए अनसोल्ड और निःशुल्क पीडीएफ मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर क्लास के कुछ इस तरह के नोट्स और इस तरह से क्लास की पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। टेलीग्राम का जो लिंक मिलेगा साथियों, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम से। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। पहली ये आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली क्वेश्चन हमारे सामने है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी इसका उत्तर बताएंगे। बोला गया है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में सही संबंध ज्ञात करो। कह रहा है कि रोटी का संबंध अगर दोस्त खमीर से है तो दही का संबंध किससे होगा। सभी प्यारे दोस्त इसको एक बार जल्दी से बताएंगे। देखिए साथियों, अगर इस प्रश्न की हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक तरफ रोटी दिया गया है। क्या दिया है? रोटी। और दोस्तों इसका संबंध बताया है किससे, तो आप कहेंगे सर खमीर से बताया गया है। और हमें बताना किसका है? सर दही का बताना है। और दही का किससे बताएंगे? बस वही तो बताना है। देखो प्यारे दोस्तों, गौर से समझो। रोटी में एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे हम खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और दही में क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? सर लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। तो हमारा जो उत्तर बनेगा लैक्टोबैसिलस बनना चाहिए। लेकिन सर लैक्टोबैसिलस तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में एक फंगी है, नहीं बनेगा। एक रोगाणु है, नहीं बनेगा। एक वायरस है, नहीं बनेगा। तो उत्तर तो बनेगा एक बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं, उस बैक्टीरिया का जो नाम है वो लैक्टोबैसिलस होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, जब खमीर कार्य करते हैं तो रोटी बनती है, और जब बैक्टीरिया कार्य करते हैं तो दही बनता है दूध से। इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर बी। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है एक अक्षर श्रृंखला आपको दे रखी है। वो अक्षर श्रृंखला क्या है, चलिए इसको अलग से पहले लिख लेते हैं। पहले तो दोस्तों जी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद ई है, ठीक है। जी एफ ई है, उसके बाद डैश है, फिर आई है और जी है, ठीक है। उसके बाद फिर डैश है, फिर ई है दोस्तों, डबल आई है। इसके बाद क्या है? फिर डैश है, फिर एफ है, ई है और आई है। उसके बाद फिर से डैश है, फिर अब की बार में दे रखा है जी एफ। क्या दे रखा है? जी एफ दे रखा है। इसको थोड़ा दूर लिखते हैं जी एफ को, ये जी एफ हो गया। उसके बाद फिर डैश है और लास्ट में डबल आई है। तो साथियों इसको गौर से समझो। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, हमने तो आपको लॉजिक बताया है। लॉजिक क्या है? सबसे पहले कुल पदों को गिनो, कितने पद हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल कितने पद हैं? सर 20 पद मिल रहे हैं।
कितने पद मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे 20 पद मिल रहे हैं। और 20 पदों का क्या कर सकते हैं, क्या फैक्टर बना सकते हैं, या तो इसको 5 गुणा 4 बनाओ, या तो साथियों 4 गुणा 5 बनाओ, दो में से एक बना सकते हैं। देखो अगर इसको 5 गुणा 4 बनाते हैं तो 4 4 पेयर बनेंगे। तो दोस्तों अगर 5 गुणा 4 बनाएंगे तो पहला 5 यहाँ पर होगा, उसके बाद दूसरा 5 यहाँ पर होगा, और तीसरा 5 हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरह के 5 5 के हम पेयर बनाएंगे। और दोस्तों इसमें फिल क्या करेंगे ये देखना है आपको अच्छे से, क्या फिल करें कि हमारा उत्तर आ जाए। देखो डबल आई लास्ट में यहाँ भी है, डबल आई लास्ट में यहाँ भी है, तो हमें क्या करना है, पहले वाले में डबल आई लास्ट में भर देना है। उसके बाद जी के बाद एफ आया है तो जी के बाद एफ भर देंगे, शुरुआत जी से हो रही है तो जी भर देंगे, लास्ट में डबल आई है तो डबल आई भर देंगे। उसके बाद जी एफ ई, दोस्तों क्या हो जाएगा, जी एफ ई डबल आई। तो दोस्तों हमने कुछ यहाँ पर शब्द भरे हैं, सॉरी कुछ लेटर भरे हैं। कौन कौन से लेटर हैं, पहले नंबर पर सर आई भरा है, ठीक है, पहले पर आई है, दूसरे पर एफ है, ठीक है, तीसरे पर क्या है सर जी है, चौथे पर क्या है फिर से सर आई है, और पांचवें पर क्या है तो ई है। तो इस तरह से हमने कुछ लेटर भरे हैं। लेटर कितने हैं सर, 5 लेटर हैं। कहाँ से शुरुआत हो रही है, आई से, आई के बाद एफ, एफ के बाद जी, फिर आई ई। तो आई एफ जी आई ई, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर बनेगा। और दोस्तों इसमें जो पेयर बन रहा है वो पेयर क्या बन रहा है, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई और जी एफ ई डबल आई, यानी कि समांतर सीरीज चल रही थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और फिल किया है हमने विकल्प नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न सीरीज का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यानी कि माफी चाहेंगे संख्या श्रृंखला का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला गया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात करो, यानी कि अंत में जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों यहीं पर ज्ञात करना है, क्या आएगा। चलिए इस संख्या श्रृंखला को अलग से लिखते हैं। यहाँ पर 11 है, 13 है, 13 के बाद सर 17 है, 17 के बाद सर 19 दे रखा है, और 19 के बाद हमारे पास 23 आया है, 23 के बाद दोस्तों 25 है, और 25 के बाद है क्वेश्चन मार्क। चलिए क्या कर सकते हैं इसका, देखो देखते हैं। अगर अंतर देखने जाएंगे, कोई बड़ी संख्या तो है नहीं, अंतर से पता चल जाना चाहिए। सर पहले दो संख्याओं का अंतर 2 का है, अगली दो संख्याओं का अंतर 4 का है, फिर अगली दो संख्याओं पे आते हैं तो 2 का अंतर है, फिर अगली 2 पर आते हैं तो 4 का अंतर है, फिर अगली 2 पर जाते हैं तो सर 2 का अंतर है। तो अगले बार में क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर एक लॉजिक फॉलो कर रहा था, एक लॉजिक फॉलो कर रहा है, +2 +4, फिर से +2, फिर से +4, फिर +2, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। और 25 में 4 जुड़ेगा तो क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा, जो क्वेश्चन मार्क का प्यारे दोस्तों स्थान लेगा, वो लेगा आपका 29। क्या लेगा 29। क्या कहीं विकल्प में है 29, हाँ सर विकल्प नंबर सी में है। तो एक बार फिर से हमारा विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। एक बेहतरीन सी सीरीज चल रही है, +2 +4 +2 +4, और अंत में भी +2 +4। 25 में 4 जोड़ेंगे 29 आएगा, विकल्प नंबर सी सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। कहा गया है हमसे, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में तीसरी संख्या का चौथी संख्या से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। तीसरी का चौथी से संबंध ज्ञात करना है, तो पहली का दूसरे से क्या संबंध है। उसने कहा है सर धुआं, धुआं क्या है सर, कह रहा है धुआं जो होता है तो वो प्रदूषण करता है। उसने बोला है धुएं से का संबंध किससे है, प्रदूषण से है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार बात कर रहा है, कह रहा है युद्ध का संबंध किससे होगा। भाई अभी युद्ध तो चल ही रहे हैं पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं कोनों में आपने देखोगे कई सारे युद्ध चल रहे हैं। जैसे अभी चल रहा है रूस यूक्रेन पिछले 2 साल से, उसके बाद इजराइल हमास भी चलने लगा, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी थोड़ी फायरिंग हो गई है। तो ये युद्ध चल रहे हैं। तो कह रहा है अगर धुएं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होता है, बताइए भाई युद्ध से क्या होता है। तो युद्ध से हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा विनाश। क्या होगा, युद्ध से विनाश होगा, इस बात को याद रखेंगे। जिस प्रकार धुएं का संबंध प्रदूषण से बनेगा, ठीक उसी प्रकार माफी चाहेंगे युद्ध का संबंध जो बनेगा विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 विनाश से बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो संधि से नहीं बनेगा, विजय से नहीं बनेगा, और शांति से नहीं बनेगा। देखो युद्ध में ये चीजें आती हैं, लेकिन उसने कारण पूछा है। अगर धुआं प्रदूषण का कारण है तो युद्ध किसका कारण है, सर विनाश का कारण है। ए नंबर का सही है। ठीक है, अगले प्रश्न में आइए साथियों। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। बोला गया है सभी जल पवित्र हैं। क्या बोला है, सभी जल, जितने भी जल हैं, जितने भी J4 जल हैं, जितने भी J4 जल हैं वो सारे के सारे क्या हैं सर, सारे के सारे पवित्र हैं। सारे के सारे हमने P4 पवित्र बना दिए। आगे बोला है सभी मंदिर पवित्र हैं। सर सारे के सारे मंदिर, जितने भी मंदिर हैं वो भी हमारे पवित्र के अंतर्गत आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, पहले बोला था जितने भी जल हैं वो सारे के सारे क्या है, पवित्र हैं। फिर बोला जितने मंदिर हैं वो सारे के सारे पवित्र हैं।
तो हमने दोनों के दोनों क्या बनाए, आरेख के माध्यम से बनाए। अब बोला है निष्कर्ष नंबर 1, कह रहा है सभी जल मंदिर हैं। मुझे प्यारे साथियों एक बात बताओ, जल यहाँ पर है और मंदिर यहाँ पर है, क्या इनके बीच का कोई संबंध है? आप कहेंगे सर संबंध तो दूर दूर तक नहीं है, जल अलग मंदिर अलग, तो सभी जल मंदिर कैसे हो सकते हैं? भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है एक ही सर्कल के अंदर है, संबंध बना ले, लेकिन हमारे माध्यम से तो बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब गलत है। पहला वाला गलत है, सभी जल मंदिर नहीं हो सकते। अब दूसरे में कह रहा है सभी मंदिर जल हैं। भाई अभी हम कह के आए कि कोई जल तो मंदिर हमें बन नहीं पा रहा है, और अब की बार में वो कह रहा है अब की बार में सारे के सारे मंदिर को जल बनाओ, तो हम कैसे बना सकते हैं भैया? हम बना ही नहीं सकते हैं, तो दूसरा वाला भी गलत है। और जब दूसरा वाला ही भी गलत है तो हम बोलेंगे यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नाइदर नॉर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, कोई भी अनुसरण नहीं करता, दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 6 प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 6 एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला गया है हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के वर्णों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो साथियों गौर से इसे देखना होगा आपको। देखो यहां पर एक शब्द दे रखा है, उस शब्द का नाम क्या है? प्रियम्बल नाम है। प्रियम्बल नाम है, तो इसको हम प्रियम्बल को लिखते हैं पी, उसके बाद आर, उसके बाद ई, उसके बाद क्या हो जाएगा ए, फिर एम, फिर बी एल ई। ठीक है, ये हो गया बी एल ई, ये हमारा प्रियम्बल प्यारे दोस्तों हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है? उनके बीच में ऐसे कितने जोड़े यानी अक्षर युग्म ज्ञात करने हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलिए गिनिए, शुरुआत करते हैं पी से। पी के बाद क्या? क्यू होता है, आर होता है, एस होता है, टी होता है, यू होता है, वी होता है, डब्ल्यू होता है। भाई कोई नहीं बन रहा पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई भी नहीं बन रहा है। आर से चेक करो, आर से तो भाई कोई बड़ा ही नहीं है यहाँ पर लेटर, तो आर से चेक करने का कोई मतलब नहीं है। ई से चेक करो, ई के बाद एफ जी, कोई पेयर नहीं है। ई के बाद एफ जी एच आई जे, कोई पेयर नहीं मिल रहा है। ए से चेक करो, ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है। तो भाई देखो ए और ई का एक पेयर मिलेगा। किसका मिलेगा? ए और ई का एक पेयर मिलेगा। किस किस का मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ए और ई का पहला पेयर मिल चुका है। ए के बाद पीछे चेक करो, ए के बाद बी सी डी, कोई पेयर नहीं है। आगे एम से चेक करो, एम के बाद क्या होता है भैया? एम के बाद एन ओ पी, कोई पेयर नहीं है। एम के बाद एन ओ पी क्यू, कोई पेयर नहीं मिल रहा है भैया। इसके बाद बी से चेक करो, बी के बाद सी डी, बी के बाद सी डी नहीं बना, बी के बाद सी डी ई। तो दोस्तों देखो एक यहां पर गौर से, एक बी के बाद ई का पेयर भी बन गया। बी के बाद किसका? भाई बी के बाद ई का एक पेयर मिल गया। इसके बाद आगे चेक करते हैं, अलग कलर से चेक करते हैं, एल से चेक करते हैं। एल के बाद एम नहीं बनेगा। एल के बाद यहां पर देखो एम एन ओ पी क्यू आर, ओ हो यहां पर भी नहीं बन रहा लगता है। एल के बाद क्या होता है? एम एन ओ पी क्यू आर, कोई दोस्तों पेयर नहीं है, यहां पर कोई भी पेयर नहीं है। अब लास्ट वाले ई से चेक करो, ई के बाद क्या होता है? एफ जी एच आई जे के एल, भाई कोई भी पेयर नहीं है। तो कितने पेयर मिलेंगे? एक तो सर ए और ई का मिला है, और एक दोस्त हमारा बी और ई का मिला है। ठीक है, इस तरह से हमें 2 पेयर मिले हैं, और 2 पेयर हमारे विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी सर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो ऐसे प्यारे दोस्तों 2 जोड़े हैं। कितने हैं? 2 जोड़े। अगले प्रश्न में आइए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको देखना होगा। कह रहा है यदि क्यू का अर्थ जोड़, जे का अर्थ गुणा, टी का अर्थ घटाना और के का अर्थ विभाज्य करना है, तो 30 के 2 क्यू 3 जे 6 टी 5 का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसको पहले लिखो, इसको लिखो 30। के का मतलब क्या है? यहां पर देख लो, 30 के बाद क्या है? के का मतलब विभाजित करना, तो विभाजित का चिन्ह लगा दो, 2 लिख दो। उसके बाद दोस्तों 2 के बाद क्यू आया है, तो क्यू का अर्थ जोड़ है, तो यहां पर जोड़ लगा दो। उसके बाद 3 आया है, 3 के बाद जे दिया है, जे का अर्थ गुणा है, तो यहां पर 6 के बीच में गुणा लगा दो। और दोस्तों एक बात हमें दे रखा है टी, टी का मतलब क्या था? अभी देखा था घटाना, तो 5 से घटा देंगे। साथियों ये समीकरण बन के आया है, इसमें हमें बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास लगाएंगे तो 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, प्लस में 6 तिया 18। ठीक है, उसके बाद माइनस का 5। दोस्तों यहां पर गौर से देखो, 18 15 जुड़ेगा तो 33 हो जाएगा, और 33 में अगर 5 जाएगा तो साथियों 28 आएगा। क्या आएगा? 28। गौर से देख लो, 33 में अगर 5 जाएगा कितना आएगा? 28। और 28 कहीं पर है? हाँ सर, एक बार फिर से विकल्प नंबर सी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प नंबर सी एक बार फिर से सही उत्तर है। एक बार दोबारा से चेक करें क्या? जल्दी से बताइए। देखो 30 के का अर्थ विभाजित करना था, तो 15 दूनी 30, और यहां पर जो क्यू है उसका अर्थ प्लस है, तो हमने जोड़ दिया, यानी कि जोड़ने का मतलब है। और जे का अर्थ गुणा है, तो 6 तिया 18। यहां पर 18 15 33 हो जाएगा, और सर 5 घट जाएगा, तो 28 आएगा, विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आइए साथियों, एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सभी के सामने है।
जल्दी से बताएंगे सभी साथी इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 5 आपके पास शब्द हैं, इनको हमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखो लिखा है पुलिस, दूसरे नंबर पर सजा, तीसरे नंबर पर अपराध, चौथे नंबर पर न्याय और 5वें नंबर पर निर्णय। तो दोस्तों क्या आना चाहिए जल्दी से बताओ। देखो गौर से सुनो साथियों, यहां पर सबसे पहले अगर मैं किसी एक व्यक्ति को लेता हूं तो सबसे पहले अगर पुलिस आएगी, न्याय होगी, सजा होगी, निर्णय होगा, तो उससे पहले एक व्यक्ति को अपराध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? व्यक्ति को सबसे पहले अपराध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपराध। और सर जब व्यक्ति अपराध कर लेगा तो अपराध की जैसे ही भनक पड़ेगी पुलिस आ जाएगी। अपराध की भनक पड़ेगी तो क्या आ जाएगी सर? पुलिस आ जाएगी। ठीक है, पुलिस आ जाएगी। और सर जब जैसे ही पुलिस आएगी तो क्या होगा भैया? न्याय होगा या निर्णय होगा या सजा होगी? तो आप कहेंगे सर जैसे ही पुलिस आएगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भैया सजा करेंगे। पुलिस वाले क्या करेंगे? सजा करेंगे। सजा करेंगे या न्याय करेंगे? आप कहेंगे सजा नहीं सर, पुलिस पकड़ के ले जाएगी मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट हमें न्याय देगा। क्या देगा? मजिस्ट्रेट क्या देगा? न्याय देगा। तो दोस्तों 4 आना चाहिए। मजिस्ट्रेट देगा हमें न्याय, ठीक है, न्याय दे देगा। न्याय के बाद क्या आना चाहिए भाई? जब मजिस्ट्रेट न्याय दे देगा मतलब ओह कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या? जल्दी से बताओ। मजिस्ट्रेट न्याय देगा तो उसका क्या निर्णय माना जाएगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखो उसका मजिस्ट्रेट जब न्याय देगा तो वो एक निर्णय देगा और निर्णय के बाद में वो अंत में हमें सजा सुनाएगा। क्या करेगा? अंत में सजा मिलेगी। इसमें सबसे अंत में क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए? सबसे अंत में सजा होना चाहिए। तो इस तरह से आएगा 3 1 4 5 2। 3 1 4 5 2 कहाँ पर है? देखो जल्दी से। 3 1 2 से शुरुआत हो रही है, 3 से शुरुआत ही नहीं है, 3 से शुरुआत ही नहीं है। तो एक बार फिर से प्यारे साथियों हमारा विकल्प नंबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विकल्प नंबर 3। देखो यहाँ पर समझो, एक बार फिर से समझ लो साथियों। सबसे पहले अगर इसको हमें व्यवस्थित करना है तो कोई सबसे पहले क्या करेगा? अपराध करेगा। और अपराध करने के जस्ट बाद उसे पता चलेगा पुलिस के बारे में। जैसे ही अपराध होगा तो पुलिस को पता चल जाएगा, पुलिस आ जाएगी। उसके बाद उसको पकड़ लेगी। पकड़ने के बाद वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी और मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसका न्याय करेगा। न्याय में फिर न्याय करने के बाद देखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद निर्णय देगा और निर्णय में हो सकता है सजा दे दे। तो हमारा विकल्प नंबर 3 बनेगा एक बार फिर से, यानी कि सी नंबर का विकल्प। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 एक बेहतरीन सा प्रश्न है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही बेन आरेख ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक तरफ पुरुष है, पिता है और चिकित्सक है, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या होगा? तो सबसे पहले एक बात याद रखना है, सबसे पहले प्यारे दोस्तों एक आरेख बनाएंगे। किसके लिए? सबसे पहले एक आरेख बनाएंगे जो हमारा पिता को डिनोट करेगा। किसको? मेरे फादर को डिनोट करेगा। इस बात को याद रखेंगे, यानी पिताजी को। इसके बाद पिताजी किसके अंतर्गत आते हैं? भैया पिताजी जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो ये क्या आ जाते हैं? पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। अब भाई हमने देखा है सर कई ऐसे पिता होते हैं जो चिकित्सक होते हैं और कई ऐसे पुरुष होते हैं जो चिकित्सक होते हैं। तो कहने का मतलब कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, यहां पर भी क्रॉस और यहां पर भी क्रॉस करता हुआ। तो ये साथियों हमारा आ जाएगा चिकित्सक के लिए। किसके लिए? चिकित्सक के लिए आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो कुछ इस तरह का आरेख दिखेगा और इस तरह का जब आरेख दिखेगा तो साथियों हम विकल्प नंबर डी की तरफ जाएंगे। कहां पर जाएंगे? विकल्प नंबर डी की तरफ जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे साथी। कह रहा है एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। यदि एक डॉट वाला सतह के सबसे नीचे है तो शीर्ष पर डॉट्स की संख्या क्या होगी? यानी कि हमें विपरीत बताना है, यहां पर कौन सा विपरीत हो जाएगा एक डॉट वाले के। लेकिन सर सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि इन दोनों पासों की आकृतियों में कहीं भी एक डॉट नहीं दिख रहा है। अब इसको कैसे बताएंगे? तो सर एक बात समझो, पहले हम सभी का अपोजिट निकाल लेते हैं और जो शेष बचेगा वो एक का अपोजिट हो जाएगा। तो क्या करें सर? जब भी 2 पासे होते हैं तो उनमें से हमें कॉमन नंबर ढूंढने पड़ते हैं या फिर कह सकते हैं कॉमन डॉट ढूंढने पड़ते। अगर नंबर हो तो नंबर और अक्षर हो तो अक्षर और डॉट है तो डॉट। ऐसे कौन सा विकल्प है जिसमें ऐसा कौन सा या कह सकते हैं साइड है इन 2 पासों की जिनमें दोनों के दोनों समान दिखाई दे रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे? सर देखो अगर 1 नंबर में देखते हैं तो 3 डॉट और यहां पर 2 नंबर में देखते हैं तो इसमें भी 3 डॉट। मतलब सर 3 डॉट के अपोजिट अगर 3 डॉट रख दें, हम 3 डॉट के अपोजिट अगर 3 डॉट रख दें और इसके बाद इसको क्लॉकवाइज चला दें पहले वाले को, तो पहले वाले को क्लॉकवाइज चलाने के बाद यहाँ पर 5 डॉट मिलेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 6 डॉट मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो ऐसे क्लॉकवाइज आगे चलाएंगे ए नंबर में तो दोस्तों 4 डॉट मिलेंगे और उसके बाद यहां से जब चलाएंगे तो दोस्तों कितने मिल जाएंगे? यहां पर 2 मिल जाएंगे। अब साथियों हमें क्या करना था?
हमें तो ये बताना था कि एक डॉट वाले के अपोजिट क्या होगा। सर यहाँ पर एक डॉट तो आया ही नहीं, लेकिन हमने एक बात भी तो बताई थी आपको। क्या बात थी? बात ये थी कि कभी भी एक ही संख्या आपस में अपोजिट नहीं होती है, और जब एक ही संख्या अपोजिट में नहीं होती है और पासे की 6 फलक होती हैं, 6 तक संख्या होती है, तो ऐसी कौन सी संख्या है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है? आप बोलेंगे सर एक संख्या ऐसी है, यानी कि एक नंबर ऐसा है जो अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो वो 3 तो कभी 3 के अपोजिट बनेगा नहीं, तो 3 के अपोजिट 1 बन जाएगा। तो साथियों हम कह सकते हैं अगर नीचे की सतह पर एक है, एक डॉट है, तो ऊपर की सतह पर कितने डॉट आएंगे? सर 3 डॉट आएंगे, और 3 डॉट आएंगे तो हमारा विकल्प नंबर बी साथियों सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा? विकल्प नंबर बी। देखो एक बार फिर से समझ लो दोस्तों, इसको एक बार फिर से समझो। जब भी दो पासे की आकृतियां दी जाती हैं और हमें इसमें अपोजिट ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं? समान नंबर ढूंढते हैं, समान डॉट ढूंढते हैं या समान अक्षर ढूंढते हैं। तो जब हमने इसमें देखा समान डॉट कौन थे? 3 थे, तो हमने 3 को 3 के अपोजिट रखा, इसको क्लॉकवाइज चलाया, पहले 5, फिर दूसरे में 6, फिर पहले वाले में आए तो 4, फिर दूसरे वाले में आए तो 2। तो यहां पर 5 के अपोजिट 6 पता चला, 4 के अपोजिट 2 पता चला, लेकिन भाई 3 के अपोजिट 3 तो होगा नहीं, तो 3 के अपोजिट क्या बचेगा? शेष एक संख्या 1 बचेगी। और वही पूछा था, एक अगर निचले सतह पर तो शीर्ष पर क्या होगा? तो शीर्ष पर 3 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आइए साथियों। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने दे रखा है। यहां पर बोला गया है 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। भाई 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जिनका नाम ABCDE और F है। ए और ई भाई हैं, F ई की बहन है। दोस्तों यहां पर बोला गया है जो ए है और ई का भाई है। जो हमारा ए है वो ई का भाई है, तो हम ए को भाई बना देंगे, किसका? ई का भाई बना देंगे। ए और ई भाई है, मतलब ये दोनों के दोनों भाई हैं। भाई जो ई है और ए है, इनको एक बार फिर से देख लो। जो ई है और ए है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? भाई हैं। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बोला गया है जो एफ है वो ई की बहन है। जो एफ है वो बहन किसकी है? ई की है, तो एफ को हम बहन बना देंगे ई की। इसके बाद आगे की लाइन पढ़ते हैं तो बोला सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है। जो सी नाम का शख्स है वो ए के चाचा। ए के चाचा कैसे बनेंगे? जब ए के पिता बने, यहां पर क्या बने? ए के भाई पिता बने और पिता का ही एक भाई बने। ए का एक पिता बने, पिता का ही एक भाई बने, इस पिता का क्या बने? एक भाई बने, और इस भाई का लड़का हो वो कौन हो? वो भाई सी हो। इस बात को याद रखेंगे। बोला है जो सी है वो ए के चाचा कौन? ये वाले हो जाएंगे, उसका इकलौता बेटा है, तो ये इकलौता बेटा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बोला है बी और डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। बी और डी कौन है? सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। तो सी का पिता ऊपर है और सी के पिता का भाई कौन है? ये है। इनकी बेटियां कौन है? सर इनकी बेटियां समझ में आ रही हैं, बी और डी। तो बी और डी को हम यहां पर रख सकते हैं। जल्दी से बताइए, क्या हम बी और डी को यहां पर रख सकते हैं? दोनों के ऊपर माइनस लगा करके जल्दी से बताएंगे आप लोग। आप बोलेंगे हाँ रख सकते हैं, क्योंकि बोला है सी के पिता की भाई की जो बेटियां हैं वो कौन है? बी और डी हैं। इसके बाद दोस्तों हमसे पूछा गया है सी जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है? सी एफ से किस प्रकार संबंधित है? सी कहां पर है? सी रहा ये, और एफ कहां पर है भाई? आप कहेंगे सर सी तो हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है, ये रहा, और एफ ये रहा। तो कह रहा है सी एफ से लगा है एफ के साथ, तो एफ क्या बोलेगा? सी को एफ बोलेगी। सॉरी ये लड़की है तो ये क्या बोलेगी? ये बोलेगी मेरे पिता और मेरे पिता के भाई की बेटा। सॉरी यहां पर क्या कह रहा है? मेरे पिता के भाई का बेटा, मतलब मेरे चाचा का बेटा। चाचा का बेटा क्या होता है भैया? चचेरा भाई होता है। इस बात को याद रखेंगे। चचेरा भाई होगा तो विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। क्या पूछा था? सी एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो चचेरा भाई, विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों यहां पर कोडिंग से संबंधित एक क्वेश्चन है। बोला यदि कुक को वटलर कहा जाता है, वटलर को मैनेजर कहा जाता है, और मैनेजर को टीचर। देखो यहां पर देख लो, कुक को वटलर और वटलर को मैनेजर, मैनेजर को टीचर और टीचर को क्लर्क कहा जाता है और क्लर्क को प्रिंसिपल कहा जाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा? भाई इतनी सी लाइन याद रखनी है। कौन सी? कि कक्षा में कौन पढ़ाएगा। भाई एक बात बताओ, जैसे अपनी ये कक्षा चल रही है, इस कक्षा में कौन पढ़ा रहा है? आप बोलेंगे सर एक टीचर पढ़ा रहा, हो सकता है वो मैं हूं या फिर कोई और कल को आके पढ़ाने लगे। तो कक्षा में पढ़ाता कौन है? आप कहेंगे सर टीचर पढ़ाता है कक्षा में। कोई भी कक्षा हो, किसी भी क्लास को ले लो, इंटर कॉलेज, बीएससी कॉलेज, बीटीसी कॉलेज, कोई भी, उसमें कौन पढ़ाता है? एक शिक्षक ही तो पढ़ाता है। आप कहेंगे हाँ, लेकिन सर ये प्रश्न में शिक्षक को क्या कहा है, यानी टीचर को क्या कहा है? क्लर्क कहा है। तो अगर प्रश्न के अनुसार जाएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? कक्षा में कौन पढ़ाएगा? सर क्लर्क पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा? क्लर्क। और क्लर्क कहां पर है? विकल्प नंबर ई में। तो यही हमारा सही उत्तर बनेगा। टीचर के स्थान पर क्लर्क का प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ।
अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में मिरेकल को NKUEHRL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गैम्बल का कोड क्या होगा या गैम्बल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मिरेकल को देखते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहले इनकी कोडिंग यानी स्थानीय मान M 13 पर होता है, I दोस्तों 9 पर होता है, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, ठीक है, एक याद रखेंगे। और दोस्तों उसके बाद C कितने पर होता है, 3 पर होता है, L 12 पर होता है, E 5 पर होता है। इसके बाद इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा है NKU। N दोस्त हमारा 14 पर होता है, एक मिनट, N कितने पर होता है, 14 पर होता है, K कितने पर होता है, 11 पर होता है, U कितने पर होता है, 21 पर होता है, और दोस्तों E कितने पर होता है, 5 पर होता है। आगे देखेंगे दोस्तों H कितने पर होता है, H बोलेंगे सर 8 पर होता है, ठीक है, NKUE और H, फिर उसके बाद क्या है R का मतलब होता है सर 18 और यहाँ पर L का मतलब होता है 12। तो दोस्तों गौर से समझो इसको लिखा क्या गया है। देखो जो हमारे पास मिरेकल है मैंने उसकी कोडिंग कर ली यानी कौन सा स्थानीय मान है, उसके बाद NKUEHRL की भी कोडिंग कर ली कौन सा स्थानीय मान है। इससे क्या होगा, इससे प्रश्न हमारा आसान हो जाएगा। आसान कैसे, इनके सामने सामने का संबंध देखो प्यारे साथियों, जब हम इनके सामने सामने का संबंध देखेंगे तो हमारा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा, गौर से देखो। 13 में दोस्तों 1 जुड़ा है, गौर से देखना है आप लोगों को, 13 में 1 जुड़ा है, यहाँ पर 9 में 2 जुड़ा है, और 18 में 3 जुड़ा है, और 1 में 4 जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 3 में 5 जुड़ा है, और दोस्तों यहाँ पर 12 में 6 जुड़ा है, और आगे देखेंगे तो 7 जुड़ा है। क्या कर रहा है, एक निश्चित संख्या समान रूप में जुड़ती जा रही है, यहाँ पर एक निश्चित संख्या समान रूप में जुड़ती जा रही है। तो दोस्तों हमें कोड किसका बताना है, हमें कोड तो बताना है गैम्बल का। गैम्बल का मतलब क्या है, गैम्बल को अगर लिखते हैं तो दोस्तों G7 पर आता है, ठीक है, क्या आता है, G7 पर आता है। उसके बाद A 1 पर आता है, M 13 पर आता है, और आगे B कितने पर आता है, 2 पर आता है, L कितने पर, 12 पर आता है, L कितने पर, L तो हो गया 12 पर। उसके बाद E कितने पर आता है भाई, E होता है 5 पर। इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर G7 पर, A 1 पर, M 13 पर, B 2 पर, और 12 पर L, E 5 पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम समांतर जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर भी समांतर जोड़ देंगे। और जब समांतर जोड़ेंगे, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5 और छठवें में 6। तो इस तरह से जब जोड़ के निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर 7 में 1 जोड़ते हैं तो 8 आना चाहिए, क्या 8, और 8 का जो स्थानीय मान होता है वो H का होता है। तो भैया H से एक ही विकल्प शुरू हो रहा है, H से तो एक ही विकल्प शुरू हो रहा है। इसके बाद लास्ट वाले में कितना जुड़ेगा, देखो 1 जुड़ जाएगा, फिर 2 जुड़ जाएगा, फिर 3 जुड़ जाएगा, फिर 4 जुड़ेगा, फिर यहाँ पर 5 जुड़ेगा, अगले बार में 6, और 6 में 5 जुड़ता है तो 11, 11 पर K आता है। तो H से शुरुआत, K से अंत होनी चाहिए। एकमात्र विकल्प है विकल्प नंबर C। आगे चेक ही नहीं करना है, समय बचा लेना है हमें, तो विकल्प नंबर C उत्तर लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। उत्तर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा HC, और उसके बाद में P, और आगे देखेंगे तो F, और आगे देखेंगे तो Q, फिर K, ठीक है। इस तरह से उत्तर आएगा HCPFQK। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर कैलेंडर का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कैलेंडर के एक अच्छे से क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, यानी कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें लिखना होगा 3 दिसंबर, क्या लिखना होगा साथियों, 3 दिसंबर लिखना होगा। और 3 दिसंबर समय कौन सा है, सन 2000 का समय है, दिन कौन सा है भैया, रविवार है। इसके बाद हमें जाना कहाँ तक है, हमें तो जाना है भैया 3 जनवरी तक। कहाँ तक जाना है, तो आप कहेंगे सर 3 जनवरी तक जाना है। 3 जनवरी तक अगर जाएंगे, और जब जाना कौन सी सन में है, 2001 में, दिन बताना है कौन सा हो जाएगा। गौर से देखो प्यारे दोस्तों, गौर से इसको समझो। देखो ज़्यादा दिन नहीं है, ये सम यहाँ पर सन तो चेंज हुई है लेकिन दिन ज़्यादा नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि दिसंबर 31 का होता है, दिसंबर में बचे 28 दिन। उसके बाद जनवरी में 3 तक जाना है, ठीक है, याद रखेंगे। देखो दिसंबर में 31 का होता है, 3 तो चले गए, उसके बाद बचे कितने, 28, और जनवरी में 3 तक जाना है, तो टोटल कितने दिन, 31 दिन। भाग लगाएंगे कितने से, 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा भैया, रिमाइंडर आएगा 3, और इसी 3 रिमाइंडर को रविवार में जोड़ देंगे, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार। इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तर आएगा बुधवार, जो कि विकल्प नंबर बी में है। कहां पर है, B4 बुधवार, विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन, बुधवार। अगले प्रश्न में आइए साथियों। अगला प्रश्न एक 15 नंबर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझेंगे और इसको जानदार तरीके से देखेंगे। दोस्तों बोला गया है, नीचे दी गई आकृति में लोकतंत्र ज्ञात कीजिए। भैया लोकतंत्र नहीं, लुप्त अंक, ठीक है। यहाँ पर मिस टाइपिंग कर दिया टाइपराइटर, तो क्या हो जाएगा, लुप्त अंक, लोकतंत्र नहीं। भैया आजकल तो हमारे देश में लोकतंत्र लफड़े में है, तो हम यहाँ पर लोकतंत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो गौर से देखो, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, ठीक है।
गौर से देखो यहाँ पर कह रहा है नीचे दी गई आकृति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, और लुप्त अंक कहाँ पर, ये क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो प्यारे साथियों अगर इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखेंगे तो बाहर बाहर कुछ छोटी संख्याएं, बाहर बाहर छोटी संख्याएं दे रखी हैं, और अंदर देखेंगे तो 1 है, 64 है, 27 है, मतलब बाहर की अपेक्षा अंदर बड़ी संख्याएं हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो साथियों गौर से समझो, अगर इस आकृति को हम 4 भाग में बांट लें, गौर से समझना है, अगर इस आकृति को हम 4 भाग में बांट लें और चारों भाग में पहला भाग, यहां पर हमारा दूसरा भाग, यहां पर हमारा तीसरा भाग और यहां पर चौथा भाग, ठीक है, ये हमारे 4 भाग हो गए। अगर पहले भाग को देखते हैं, अगर साथियों पहले भाग को देखते हैं तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 5 और -4, इनके बीच का अंतर कितना, 1 आया। इस 1 का कर देना है हमको क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 की पावर कितनी भी हो, कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद साथियों क्या करना है, दूसरे नंबर में देखेंगे तो इन बीच के दोनों का अंतर यानी कि 7 - 3, 7 - 3 4 होता है। और सर 4 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, चौके 64 आएगा। इसके बाद साथियों आगे देखो, आगे यहाँ पर 8 और 2, तो 8 - 2, 8 - 2 कितना होता है सर, 6 होता है। 6 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 6 छंग 36 छक्के 216 होगा। क्या 216 है विकल्प में, हो सकता है। चलिए आगे भी चेक करते हैं क्या यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो आगे चेक करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौथे नंबर में 8 और 3 11, यानी कि 11 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और सर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखो अगर गौर से देखोगे तो जो क्यूब करने के बाद संख्याएं दे रखी है वो बीच में है, 1 के बाद फिर से 64 आया है, 64 के बाद क्या आना चाहिए सर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 216 आना चाहिए, उसके बाद 27 है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी, 216 सही उत्तर है। करना क्या था, बाहर बाहर की संख्याओं का अंतर लेकर के पावर 3 कर देनी थी, और जो भी उत्तर आता वो हम बीच में रख देते। तो इस स्थिति में हमारा उत्तर क्या आया, 216, जो कि विकल्प नंबर डी में है, यही सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल ज्ञात करने हैं, और भाई आसान है, ऐसी तो हमने ट्रिक बताई है। जब भी एक चतुर्भुज दे रखा हो और उसके विकर्ण परस्पर काट रहे हो, भैया एक आपके पास में क्या हो, चतुर्भुज, और उसके बस कंडीशन इतनी सी होनी चाहिए कि उसके विकर्ण सभी काट रहे हो। विकर्ण सभी काट रहे हो तो क्या करना है, नंबर देना है 1 2 3 और 4, और इसमें हमेशा हाईएस्ट नंबर का क्या करेंगे, डबल कर देंगे। जैसे 4 हाईएस्ट नंबर है, इसका 2 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो 8 आएगी। कितनी आएगी साथियों, 8 आएगी। बस यही लॉजिक का प्रयोग करना है, यही लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो उत्तर आएगा। गौर से देखना है कहाँ पर, गौर से देखो, ये जो रेड कलर मैंने लिया, यहाँ पर जो अभी मैंने रेड कलर लिया है, इस रेड कलर के देखो गौर से, ये एक बन रहा है चतुर्भुज, और इसके विकर्ण भी परस्पर आपस में काट रहे हैं और भुजाएं भी आपस में काट रही हैं। तो ऐसी स्थिति में करना क्या, नंबर देना, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर के बाद 2 नंबर, 2 नंबर के बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो टोटल कितने नंबर आए भैया, हाईएस्ट नंबर आया 8। हमें क्या करना है, हाईएस्ट का डबल। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे सर, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16। क्या 16 त्रिभुज हैं, दूर दूर तक ऑप्शन ही नहीं है 16 का। तो अब क्या करें, इसके बाद आगे गौर से फिर से देखो साथियों, फिर से देखो तो एक और आपके सामने यहां पर मिलेगा क्या, एक चतुर्भुज, और इसके भी विकर्ण अगर पूरी गौर से देखेंगे पूरी आकृति में तो ये भी तो काट रहे हैं और इसकी भुजाएं भी काट रही हैं भैया। अभी विकर्ण और भुजा वाला देख के आए, नंबर देखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर से भैया 8, फिर से 8 का मतलब है तो दोबारा से 8 गुणा 2 कर दो, और 8 गुणा 2 फिर से 16 हो जाएगा। इसका मतलब 16 + 16, 16 + 16 प्यारे साथियों 32, क्या आएगा, 32 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। और 32 तो दादा 2 विकल्पों में है, तो इसका मतलब है कि दोनों सी और डी बोथ आर राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों, सी और डी बोथ राइट हो जाएंगे। बस इस बात को याद रख लेना है, इन दोनों में 32 32 है, यही हमारा सही उत्तर है। अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप में से कोई प्यारा साथी बता सकता है इसमें कितने वर्ग स्थित हैं। ये क्वेश्चन ऐसा था कि कितने वर्ग और त्रिभुज हैं, तो आप में से कोई प्यारे साथी बता दो इसमें कुल वर्ग कितने हैं। चलिए मैं इस आकृति को हटा देता हूं, इसमें आप लोगों को ये आकृति में वर्ग बताने हैं, कुल कितने वर्ग हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, बोला गया है साथियों निम्नलिखित प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो दर्पण नहीं दिया है तो हमेशा कहां रख लेंगे, दाईं ओर रखेंगे, और दाईं ओर दर्पण रखने के बाद हम इसका क्या बनाएंगे दोस्तों, प्रतिबिंब बनाएंगे। बस इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, दर्पण दाईं ओर रखने के बाद क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। इसके बाद अब गौर से देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स आना चाहिए, जो कि बॉक्स दे रखा है। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, जो भी आकृति दर्पण के नजदीक है वो नजदीक ही रहेगी। जैसे ये एक व्यक्ति खड़ा है जो फुटबॉल खेल रहा है, इसका जो हैंड ये डाउन हैंड है,
गौर से देखो, इस व्यक्ति का ये जो डाउन हैंड है ना, ये दर्पण के नजदीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस व्यक्ति को हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। ऊपर इसकी एक मुंडी लगानी पड़ेगी, ये मुंडी लग गई। इसके बाद क्या है दादा, इसका एक पैर है, ठीक है, ये एक इसका पैर है, ये एक इसका पैर हो गया। उसके बाद क्या है, इसका एक पैर यहां से भी खेल रहा है, ये कुछ इस तरीके का एक पैर है, ठीक है। इसके बाद एक इसका स्ट्रेट हाथ है दूर की तरफ, दूर की तरफ एक हाथ है इसका स्ट्रेट, क्या है, दूर की तरफ साथियों इसका एक स्ट्रेट हाथ है, तो इसका एक स्ट्रेट हाथ लगा दिया। इसके बाद एक डाउनफॉल करता हुआ हाथ, एक डाउनफॉल करता हुआ कुछ इस तरीके का हाथ आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी आकृति बननी चाहिए कुछ प्यारे साथियों, कुछ इस तरीके की आकृति आनी चाहिए जो इसका सही उत्तर बनेगी, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सी ऐसी आकृति है। ऊपर की ओर सर होना चाहिए, भाई फुटबॉल दूर की ओर खेल रहा था, गौर से देखो ये फुटबॉल दूर की ओर थी दर्पण से, तो मैं इस फुटबॉल को कहां पर बना दूंगा, इस दर्पण के दूर की ओर बना दूंगा, यहां पर, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो दूर की ओर होनी चाहिए, भाई दर्पण में दूर की ओर देखो ये नहीं है, विकल्प नंबर सी में नहीं है, गलत है, काट दो, जल्दी से काट दो। विकल्प नंबर सी में दूर की ओर नहीं है तो इसको काट दो। इसके बाद देखो गौर से अगर देखोगे तो ए नंबर में इस व्यक्ति के दोनों हाथ डाउनफॉल हैं, यानी कि थोड़े झुके हुए हाथ हैं दोनों के दोनों, लेकिन एक तो हाथ हमारा सीधा स्ट्रिक्ट है, एक तो हाथ स्ट्रिक्ट से जो दूर की तरफ है, और दूर की तरफ का यहाँ पर झुका है, तो इसका मतलब ये गलत है। और दूर की तरफ का इसका भी झुका है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तीसरा हम पहले से काट चुके थे, उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी, ठीक है, विकल्प नंबर डी बनेगा, यही हमारा सही उत्तर है साथियों। इस बात को याद रखेंगे। क्या आएगा इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा, दर्पण प्रतिबिंब आएगा, विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है सन्निहित आकृति से, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सन्निहित ज्ञात करो। सन्निहित आकृति बतानी है कौन सी है। सन्निहित का मतलब क्या होता है सर, छिपी हुई आकृति। सन्निहित का मतलब क्या होता है, छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति क्या होगी ये बताना है। छिपी हुई आकृति क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए। छिपी हुई आकृति का मतलब है ये एक अर्धवृत्त दे रखा है, देखो एक क्या बोल सकते हैं इसको, ये एक अर्धवृत्त दे रखा है, ठीक है, और अर्धवृत्त के ऊपर एक लंब है और लंब की दिशा पश्चिम की ओर है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, पश्चिम की ओर दिशा लंब, और ये एक हमारे पास अर्धवृत्त है। तो दोस्तों अर्धवृत्त होना चाहिए। देखो भाई ये अर्धवृत्त अगर देखें गौर से, विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसके ऊपर एक लंब भी है, ये लंब है, लेकिन भैया इसकी दिशा पश्चिम में कंप्लीट नहीं जा रही है। गौर से देखो इस लंब की दिशा पश्चिम में नहीं जा रही है, तो इसका मतलब विकल्प नंबर एक गलत है। इसके बाद साथियों देखेंगे विकल्प नंबर कौन से में, दो वाले में। दो वाले में देखो ये देखो एक अर्धवृत्त है, ये हमारे पास एक अर्धवृत्त आया। इसके बाद ऊपर एक लंब है, लंब की दिशा भी यहाँ पर जा रही है, तो देखो ये बन सकता है बी नंबर का। सी नंबर में देखो ये तो उल्टी है, अर्धवृत्त उल्टी है। इसके बाद डी नंबर में देखो, डी नंबर में क्या अर्धवृत्त बन रहा है, हाँ भैया ये अर्धवृत्त तो बन रहा है। और ऊपर देखेंगे तो ये झुकी हुई है, ये झुकी हुई है पश्चिम की दिशा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर क्या बनेगा साथियों, उत्तर बनेगा हम लोगों का विकल्प नंबर बी। एकमात्र ऑप्शन बच रहा है भाई, अब एक ही मात्र ऑप्शन बच रहा है, तो विकल्प नंबर बी ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही हमारा सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न 19 नंबर का है। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में विषम विकल्प को ज्ञात कीजिए। यहां पर कौन सा विकल्प विषम होगा ये बता दो। कह रहा है दोस्तों प्रोटीन मरेस्मस से संबंधित है, सोडियम रिकेट से संबंधित है, आयरन एनीमिया से संबंधित है, और आयोडीन घेंगा से संबंधित है। तो दोस्तों एक तरफ आपके सामने कुछ कह सकते हैं प्रोटीन, सोडियम, आयरन यानी कि कुछ तत्व दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उनसे होने वाले रोग। तो दोस्तों गौर से देखो प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की जो कमी होती है, प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस नामक रोग होता है। कौन सा, मेरेस्मस, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस होता है, तो पहला वाला सही है। दूसरे में देखो यहाँ पर सोडियम की कमी से प्यारे दोस्तों कोमा होता है। क्या होता है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो रिकॉर्ड तो होता नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। और पूछा था विषम, तो बी नंबर का बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसके बाद आयोडीन की कमी से घोंघा होता है, ये भी सही है। लेकिन क्या पूछा, विषम, मतलब गलत उत्तर है। गलत उत्तर है हमारे पास विकल्प नंबर बी, क्योंकि सोडियम की कमी से क्या होता है, कोमा होता है, रिकेट नहीं होता है। रिकेट किसकी कमी से होता है दोस्तों, यहाँ पर समझ लो बायोलॉजी की दृष्टि से, रिकेट से जो होता है वो बच्चों में हड्डियों को कमजोर करता है, और कौन सा, विटामिन डी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल लेवल का, अभी सीजीएल 2022 में इसे पूछा गया था। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम को चुनें। यहां पर बताइए कौन सा विषम होगा। एसएससी सीजीएल का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे सर पढ़ा पुलिस रहे हो और एसएससी का क्वेश्चन करवा रहे हो, फंसेगा। अरे दादा फंसेगा, मेरी बात मान लो, फंसेगा। क्यों फंसेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सीजीएल लेवल के जो क्वेश्चन थे वो आपके क्या बोलते हैं, मानसिक अभिरुचि टाइप से पूछे गए थे, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। ये पुलिस में भी पूछ लेता है, सीजीएल में पूछ लेता है, ये पुलिस के भी सिलेबस में है, तो इसको याद रखेंगे। तो साथियों इसको बताना है मैं विषम कैसे बताएंगे। देखो
इसका विषम बताने का एक तरीका होता है, वो तरीका है स्थानीय मान। 13 है, 13 के बाद दोस्तों हमें 26 दे रखा है तो 26, ठीक है। उसके बाद क्या है 12 है, 12 के बाद दे रखा है 25, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखो के मतलब कितना है 11 है, इसको दे रखा है 24, ठीक है, 24 मतलब एक्स, जे कितने पर 10 पर है, और दोस्तों दे रखा है डब्ल्यू मतलब 23, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तीसरे नंबर में आओ, तीसरे नंबर में क्या है 7 मतलब जी, ई होता है 5 पर, एस होता है 19 पर, ठीक है। और इसके बाद देखो, इसके बाद एस 19 पर, ओ 15 पर, ठीक है। आगे देखने जाओगे, आगे देखने जाओगे डी नंबर में, आई कितने पर 9 पर, वी कितने पर, वी होता है हमारा 22 पर, ठीक है। और एच कितने पर होता है 8 पर होता है, और यहाँ पर यू कितने पर 21 पर। तो आप बता सकते हो सर इसका विषम उत्तर क्या है। कोई प्यारा साथी मेरा बता सकता है कि इसका विषम उत्तर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर जो विषम है वो हमें दिखाई दे रहा है विकल्प नंबर सी। क्यों क्यों दिखाई दे रहा है, तो उसका कारण समझो प्यारे दोस्तों। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, देखो अल्टरनेट देखोगे 13 में से 1 घटेगा, अल्टरनेट फिर से देखोगे 26 में से 1 घटेगा, यहाँ पर 11 में से 1 घटेगा, ठीक है, और 24 में से भी 1 घटेगा। इसके बाद 7 में से यहाँ पर बहुत लंबा अंतर है, बहुत लंबा अंतर है, यानी कि यहाँ पर कुछ जुड़ रहा है, वो जुड़ कितना रहा है 12। और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है दोस्तों कितना, यहाँ पर जुड़ रहा है हमारा 10, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर देखो 1 घट रहा है, 9 से 1 अल्टरनेट, फिर यहाँ से देखोगे 1 फिर से घट रहा है। तो अन्य सभी 3 विकल्पों में, यानी कि ए नंबर का विकल्प, बी नंबर का विकल्प और डी नंबर का विकल्प, इन सभी में -1 चल रहा था अल्टरनेट। लेकिन दोस्तों विकल्प नंबर जो हमारा यहाँ पर सी है, इसमें हमारा अल्टरनेट +12 +14 चल रहा था, सॉरी +10 चल रहा था। तो इस कारण ये क्या है विषम है, अन्य 3 के जैसा संबंध नहीं बनाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम उत्तर अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। उससे पहले एक बात भी सुन के जाओ, एक बात सुन के जाओ, आप लोगों के लिए हित के लिए बात है। अगर पसंद आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अमल करने का, अगर नहीं कर सकते हो तो मत करना, ठीक है। देखो अभी आपको बात बताएं, एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे ब्रेन को बॉस किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि भाई अभी हमारा पुलिस का पेपर लगा है, गौर से समझ लो प्यारे दोस्तों, यहां पर समझ लो एक बार। अभी हमारा पुलिस का पेपर है, कभी भी इसकी डेट आ सकती है। जो प्यारे भाई तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो यहां पर बिजी हो चुके हैं, कहां पर, यहां पर बिजी हो चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारों का सबसे बड़ा त्यौहार शुरू हो गया है। अगर आप यहां पर बिजी हो चुके हैं और इसकी तैयारी छोड़ चुके हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए ही घाटा है, आपके माता पिता के लिए घाटा है। आप तैयारी इसकी कंटिन्यू करो। देखो मैं ये नहीं रोक रहा हूं कि आईपीएल मत देखो, आईपीएल आप लोग देखो समय निकाल करके, थोड़ा इंटरटेनमेंट के रूप में। अब ऐसा नहीं है जो आपकी फेवरेट टीम है उसका मैच देखो, ऐसा नहीं नशे की तरह सभी के सभी मैच देखने लग जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आईपीएल आया है, हमारा ब्राउन बॉस होगा 100%। कई लोग सट्टा खेलेंगे, तो यार विनम्र निवेदन है आप लोग अपने माता पिता का चेहरा देखो, सट्टा बिल्कुल भी नहीं खेलना है, ठीक है। और पुलिस की तैयारी निरंतर करते रहना है। आप कहीं से भी कर रहे हो, हमसे कर रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म से छोटे प्लेटफॉर्म से, भाई आईपीएल की बातें आईपीएल मैच तक ही रहने देना। ऐसा ना हो कि रात में मैच देखा, सुबह आप कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, और दोस्तों में बात होने लगी कि भाई उसने इतना मारा, उसने ऐसे मैच जिताया, वो ऐसे कर रहा। भाई ये नहीं करना है, इसके लिए आपने आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये मैंने भी कभी किया है, ये मैंने भी किया है, और हो सकता है इस आईपीएल में भी हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी भाई आप लोगों के लिए पुलिस का है। मैं गारंटी से आपको गारंटी देता हूं, कुछ भी मुझसे लिखित ले लो, जब तक आईपीएल चलेगा रीजनिंग की क्लास चलेगी, आप देखो अथवा ना देखो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो भाई यार प्लीज आपसे निवेदन है, आईपीएल देखो, मना नहीं है, अपनी फेवरेट टीम का मैच देखो, ऐसा नहीं पूरे टीमों के मैच नहीं देखने हैं, ठीक है। फेवरेट टीम का देखो, थोड़ा बहुत देख लो, अगर एक तरफा हो रहा है जित रहा है तो उसको छोड़ को बंद कर दो, पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। इस तरह से बस इतना ही कहना चाहते थे। पुलिस का पेपर लगा हुआ है, अन्य कई सारे पेपर हैं, जैसे अभी आरआरबी का है, ठीक है, आरआरबी का पेपर आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है, अभी आप लोगों का क्या है लोको पायलट का भी पेपर है, बहुत सारे पेपर हैं भाई। तो कैरियर पर भी ध्यान दो, ये आईपीएल तो खेलते रहोगे, अब जो लोग खेल रहे हैं वो कमा रहे हैं, आप लोगों के क्या है सट्टा लगा रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, रिश्तेदारों के नाम पे दोस्तों से पैसा मांग रहे हो, फलाने का ऑपरेशन होना है पैसा दे दो यार, ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, आपको नहीं करना है दोस्त। बस इतना ही कहना चाहते हैं। यदि पसंद आए है तो अमल कर लेना, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।